So in today's video, the topics which we will be discussing is, the first topic is merits features of a company, and the second topic is merits of a company. In the previous video, I have told you about the definition of a company and the law governing the company and few features of a company. Today we will be discussing firstly about the leftover features of a company, and then we will be discussing about features of a company. Okay, so let's start with features of a company first. So as you can see in the screen itself, मैंने आज आपको 5th, 6th, 7th, 8th जो आपके 4 फीचर्स रह गए थे उनका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे. तो 5th फीचर आपका कंपनी का होता है कंट्रोल. द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज़ अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के सारे डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग ऑफ ए कंपनी, which appoints the top management official for running the business. ये लोग क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल मतलब कि जैसे कि बिज़नेस के आपके जितने भी टॉप मैनेजमेंट्स हो गए और CEOs हो गए, प्रोडक्शन हेड्स हो गए, ये सब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हायर करते हैं. The directors hold a position of immense significance as they are directly accountable to the shareholders of the company. तो डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं कंपनी की. सिग्निफिकेंस का मतलब कि जो सिग्निफिकेंस वर्ड दिया इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं क्योंकि उनको डायरेक्टली किसको अकाउंटेबल होते हैं, वो लोग शेयर होल्डर्स पे जिन्होंने उनको कंपनी के लिए पैसा दिया होता है कंपनी को चलाने के लिए. एज यू कैन सी कि जितने भी हमारी कंपनी होती है उसमें शेयर जो कैपिटल होती है कंपनी की उसको शेयर में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर शेयर को नॉर्मल पब्लिक को दिया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है. फिर नॉर्मल पब्लिक शेयर्स को खरीदती है कंपनी के और हमको उसके थ्रू जो पैसा मिलता है वही हमारी बिजनेस की कैपिटल बन जाती है. तो क्योंकि शेयर होल्डर्स को हम जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको अकाउंटेबल होते हैं वो लोग, तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है. उनको सारे डिसीजन ऐसे लेने होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स को उनके ऑफेंड ना करें. The shareholders, however, do not have the right to be involved in the day-to-day running of the business. शेयर होल्डर्स के पास कोई भी राइट नहीं होता है कि वो जो डे टू डे बिज़नेस की चलाने का काम होता है वो उसमें इन्वॉल्व हो सके. ओके, वो केवल कैपिटल देते हैं और अगर उनको कुछ कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कंपनी से इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की मांग सकते हैं, इवन इफ़ इट्स रिलेटेड टू देयर अकाउंट्स. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि कंट्रोल किसका रहता है कंपनी में, कौन मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग रिलेटेड डिसीजन लेता है, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, सेकेंड है हमारा कंपनी सील. अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील. कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. If a company has a common seal, it must be affixed to the documents such as agreements of a company. अगर किसी भी कंपनी के पास कॉमन सील है, कॉमन सील मतलब कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो उसका खुद के सिग्नेचर को हम लोग बोलते हैं कॉमन सील. तो हो सकता है कि किसी के पास किसी कंपनी के पास कॉमन सील हो, उसकी खुद के सिग्नेचर्स हो, और ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी के पास खुद के सिग्नेचर या फिर कॉमन सील ना हो. तो अगर किसी कंपनी के पास खुद के सिग्नेचर और कॉमन सील हैं तो उसको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एग्रीमेंट ऑफ ए कंपनी सब में अफेक्ट कराना पड़ेगा. हमें उन्हें अफेक्ट मतलब सब में उस सिग्नेचर को पुट करना पड़ेगा. If a company does not have a common seal, then the person signing the document should be authorized by a board's resolution. अगर किसी कंपनी के पास खुद के सिग्नेचर नहीं होते, कॉमन सील नहीं होता है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को हायर किया जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कंपनी साइन करेगा. ठीक है, सिग्नेचर करेगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स में. और ये जो पर्सन होता है वो अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड रेजोल्यूशन द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस पर्सन को ऑथराइज़ किया जाता है कि बिकॉज आवर कंपनी इज़ नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉमन सील और सिग्नेचर, सो यू आर अपॉइंटेड और यू आर ऑथराइज्ड टू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी विच इज़ नॉट हैविंग इट्स कॉमन सील. ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट कॉमन सील. कॉमन सील रेफर की जाती है एज अ सिग्नेचर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी. 7th पॉइंट हमारा है लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि
कंपनी में जो पार्टनर, जो भी पर्सन जितनी कैपिटल लगाएगा, जितने भी लोग कंपनी जुड़े हुए हैं, तो जो भी पर्सन जितनी भी कैपिटल लगाएगा उस कंपनी में, वो उतने कैपिटल तक ही उसकी जिम्मेदारी होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी को अगर जितनी कंपनी उतने ही एक्सटेंड तक लायबिलिटी दे सकता है उसके मेंबर्स को, जितने एक्सटेंड तक उसके मेंबर्स ने कैपिटल लगाई हो, ठीक है। उससे ज़्यादा कंपनी लायबल नहीं बना सकती उसके मेंबर्स को। द क्रेडिटर्स कैन सी ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम सिंस इट इज़ द कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ओज द डेट। अब अगर हम कंपनी के नाम पे कोई भी उधार लेते हैं तो कंपनी जो है केवल उतना ही पैसा मेंबर से ले सकती है जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है टू पे द क्रेडिटर। बाकी जो पैसा बचेगा उसको खुद के एसेट से बेचकर या फिर खुद के प्रॉफिट से पे करना पड़ेगा क्रेडिटर को। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी में दोनों मेंबर्स और कंपनी को अलग अलग माना जाता है, इसीलिए ओनर्स जो है लायबल नहीं होते हैं टू द डेट विच इज़ डेट टू द डेट टेकन बाय द कंपनी, ठीक है। हालांकि अगर आप पार्टनरशिप देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, उनके खुद के एसेट्स भी जो है वो बिक जाते हैं अगर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म के नाम पे वो लिया है लोन और वो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको खुद के एसेट्स को वो लायबल होते हैं, वो पूरे हद तक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन कंपनी के टाइम पे, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी को खुद के डेट खुद ही पे करने पड़ते हैं। वो उतना ही पैसा केवल मेंबर से ले सकता है जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है टू पे द डेट ऑफ द कंपनी। The members can be asked to contribute to the loss only to the extent of the unpaid amount of share held by them। अब जो members हैं, अगर मान लो लॉस हो गया कंपनी को, तो ऑब्वियसली हम लोग कंपनी किससे पैसा लेगी? उसके मेंबर्स से लेगी, ताकि वो अपने सारे जितने भी डेट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रिलेटेड टू अकाउंटेंसी उसको सेटल डाउन करने के लिए। तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेटल डाउन करने के लिए अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो मेंबर से केवल उतना ही पैसा मांग सकती है जितने शेयर्स का पैसा अभी मेंबर्स ने पे नहीं किया है। मान लो हमारे 10 मेंबर हैं और उन्होंने केवल 5 शेयर्स का पैसा दिया है और 5 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो उन 5 शेयर का पैसा ही हम लोग केवल मेंबर से ले सकते हैं अगर हमारी कंपनी को लॉस हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। सपोज़ अक्षय इज़ अ शेयर होल्डर, अक्षय शेयर होल्डर है एक कंपनी में जिसके पास 2000 शेयर हैं, 10 रुपये, हर एक शेयर का कॉस्ट 10 रुपये है। तो 2000 शेयर हैं और एक शेयर का कॉस्ट 10 रुपये है, तो कितने पैसे हो गए आपके? हो गए 20,000 रुपये के शेयर उसने खरीदे हैं। ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड 7 रुपीज़ पर शेयर, जिसमें उसने 7 रुपये पर शेयर पे कर दिया, मतलब कि उसने 14,000 रुपये पे कर दिया है, उसको 6,000 रुपये और पे करना है। His liability in the event of losses or a company's failure to pay debts can be up to rupees 6,000, as I told you earlier as well। क्योंकि उसने अपने शेयर में केवल 6,000 रुपये उसने पे नहीं किए हैं, 14,000 रुपये वो कंपनी को पहले ही से ही दे चुका है, तो जो 6,000 रुपये उसने नहीं दिए हैं उतने ही रुपये के लिए वो लायबल होगा कि अगर कंपनी को लॉसेस हों और अगर कंपनी का कोई ऐसा डेट है, उधार है जो कंपनी पे नहीं कर पा रही है और कंपनी को हेल्प चाहिए, तो कंपनी अक्षय से केवल 6,000 रुपये ही ले सकती है, क्योंकि 6,000 रुपये ही का अक्षय ने अभी तक जो शेयर लिए हैं उसमें पे ऑफ नहीं किए हैं। द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर कैपिटल रुपीज़ इज 3 पर शेयर on 2,000 per share held in the company. Beyond this, he is not liable to pay anything towards the debt or losses of the company। इसके अलावा कंपनी उससे एक भी रुपये नहीं मांग सकती, क्योंकि कंपनी मेंबर से केवल उतना ही पैसा मांग सकती है अगर कंपनी को लॉस हो या फिर वो डेट ना पे कर पाए जितना उन्होंने अनपेड अमाउंट हो उनके शेयर्स का, मतलब जितना उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और शेयर्स में जितना पैसा नहीं दिया है उतना ही वो कंपनी अपने मेंबर्स से मांग सकती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसी के लिए वो लोग लायबल हैं। ऐसा क्यों होता है कि कंपनी इज़ रिगार्डेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने 4th और लास्ट फीचर पे, दैट इज़ 8th फीचर, रिस्क बेयरिंग। द रिस्क ऑफ लॉसेज इन अ कंपनी इज़ बॉर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। जो रिस्क होता है कंपनी में वो सारे शेयर होल्डर मिल के शेयर करते हैं। This is unlike the case of a sole proprietorship or partnership firm where one of few person respectively bear the losses। sole proprietorship में क्या होता था, केवल एक पर्सन पेयर करता है, क्योंकि sole proprietorship मतलब एक आकी बिजनेस जो एक इकलौता पर्सन चलाए, तो ये इकलौता पर्सन बिजनेस चलाएगा उसको सारा रिस्क बेयर करना पड़ेगा। और अगर आप इन केस ऑफ पार्टनरशिप देखें, जितने लोग, मान लो 10 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो केवल 10 लोगों को ही रिस्क बेयर करना पड़ेगा। और अगर आप
कंपनी को देखें तो कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, हज़ारों की संख्या में, तो उन सभी लोग मिलकर शेयर होल्डर रिस्क को बेयर करते हैं, तो रिस्क बेयरिंग का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है। In the face of financial difficulties, all shareholders in the company have to contribute to the debt to the extent of their shares in the company capital. अगर कंपनी को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो सारे शेयर होल्डर्स को डेट, जितना भी कंपनी को लॉस हो रहा होता है, उनको जितने पैसे की ज़रूरत होती है टू पे देयर डेट, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उस एक्सटेंट तक पैसा पे करना पड़ता है जिस एक्सटेंट तक उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है अपने बिजनेस में। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि उन्होंने 20,000 शेयर्स 2,000 शेयर लिए थे, 2,000 शेयर पर उसको 3 रुपये नहीं दिए थे तो उसको 6,000 रुपये देने पड़े थे। वैसे जितने अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर होगा उतने ही हर मेंबर्स को पे करना पड़ेगा। इफ़ इन द केस ऑफ डिफ़िकल्टीज द कंपनी इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज और लॉसेस और कंपनी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट, देन ओके द रिस्क ऑफ लॉस दस गेट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। इसीलिए जो रिस्क ऑफ लॉस होता है वो कई सारे मेंबर्स के बीच में बढ़ जाता है और पर मेंबर्स जो लॉस का रिस्क बियरिंग आता है वो कम आता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और हमारा पार्टनरशिप। सो हम लोगों ने आज 4 टोटल फीचर्स पढ़े। दैट इज़ फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल, सेकेंड था हमारा कॉमन सील, फिर थर्ड था हमारा लायबिलिटी एंड फोर्थ था हमारा रिस्क वेयरिंग विच वी हैव डिस्कस टुडे। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेरिट्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, सबसे पहले मेरिट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये तो बहुत सिंपल है, जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, जितना अनपेड अमाउंट है अपने शेयर का, आप उतने ही लायबिल रहेंगे, उससे ज़्यादा आप भी कोई लायबिलिटी नहीं ले सकता, तो इसीलिए मेरिट है। क्योंकि अगर आप दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस देखो, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया और सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स को अपने खुद की प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा, एसेट्स को भी बेचना पड़ेगा टू पे ऑफ द डेट इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही होता है कि अगर कोई अकेला बिजनेस चला रहा है, उसके बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, तो उसको खुद के एसेट्स बेचने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इन कंपनी केस द पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए कंपनी इज हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर विच ही हैव नॉट पेड येट। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमें अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को बेचना है, मतलब कि हमने जो शेयर कंपनी खरीदे थे हमें दूसरे पर्सन को बेचना है, तो हम ईज़िली उसको बेच सकते हैं, उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है इफेक्टेड नहीं होती है बाय द डेथ, रिटायरमेंट और इंसैनिटी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, अगर कंपनी किसी के मेंबर भी, कोई मेंबर मर गया है, पागल हो गया है, रिटायर हो रहा है, तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी जब तक कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके सारे मेंबर्स ये डिसाइड ना करें कि उनको कंपनी को वाइंड अप करना है। ठीक है, उसके बाद आता है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। कंपनी में एक्सपेंशन का स्कोप बहुत रहता है, क्योंकि अगर आपको स्कोप करना है, बढ़ाना है, तो आप अपने और शेयर मार्केट में उतार दो और आप कैपिटल जनरेट करो और जो भी आपको बिज़नेस एक कंटिन्यू करना हो उसको आगे एक्सपेंड कर दो अपने बिज़नेस को। हालांकि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म देखो और सोल प्रोप्राइटरशिप देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही बंदा बिज़नेस चला रहा होता है तो कैपिटल की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है, इसलिए बिज़नेस को एक्सपेंड करना मुश्किल होता है। यही पार्टनरशिप में होता है, जितने पार्टनर होंगे उतनी तो कैपिटल होगी। अगर आपको बिज़नेस को एक्सपेंड करना है तो और न्यू पार्टनर लाने पड़ेंगे, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा, है ना। तो उसमें इसीलिए स्कोप फॉर एक्सपेंशन कम रहता है एज़ कम्पेयर टू कंपनी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी जो है काफ़ी प्रोफेशनली और एलिजिबल लोगों को हायर करती है, तो मैनेजमेंट कंपनी का काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो दीज वर द मेरिट्स ऑफ ए कंपनी। आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, विच इज़ सो नेसेसरी, क्योंकि अगर आप एक साथ नोट्स बनाने बैठेंगे तो दैट विल बी कम्बरसम फॉर यू एज वेल एज आप लोगों को पॉइंट्स भी क्लियर नहीं होंगे। साथ साथ नोट बनाते चलोगे तो पॉइंट्स क्लियर होते चलेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन आप लोग ये वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो रिलेटेड टू द topics which we have discussed in this week, so you can ask me through WhatsApp or through comment section as per your wish. And second point which I want to mention here is
कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे इज़ द मेरिट्स ऑफ ए कंपनी एंड फॉर्मेशन, हाउ टू फॉर्म द कंपनी एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। आफ्टर दैट हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अपने नोट्स को प्रॉपर बनाते चलो, क्योंकि आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द आफ्टर कंप्लीटिंग सेकंड चैप्टर आई विल बी चेकिंग ऑल योर नोट्स ऑफ रिलेटेड टू सेकंड चैप्टर। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।